तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। देश में ई कॉमर्स का विस्तार चिंता की बात है और ये किसी तरह से गर्व की बात नहीं है। ये कहना है कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल का। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में अमेजॉन जैसी कंपनियां निवेश करके देश की इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर रही है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि भारत में ई कॉमर्स के योगदान को ठीक से जांचना परखना होगा। Going to cause huge social disruption with this massive growth of e-commerce, and I don't see it a matter of pride that half our market could possibly become a part of the e-commerce network 10 years from now. It's a matter of concern, but I'm not wishing away e-commerce. It's there to stay, but I don't deny that e-commerce has a role. But we'll have to think very carefully and cautiously what that role is, how that role can be in a more organized fashion. Is predatory pricing policies good for the country? When Amazon says we are going to invest $1 billion in India and we all celebrate, we forget the underlying story that $1 billion is not coming in for any great service or any great investment to support the Indian economy. तो चलिए अब इस खबर पर जुड़ते हैं रोहन के साथ और रोहन से जानते हैं कि आखिर पीयूष गोयल ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर इतने सख्त भरे तेवर क्यों दिखा रहे हैं। रोहन बताएं। जी, आज पीयूष गोयल ने काफी सख्त रवैया अपनाया ई कॉमर्स कंपनियों के प्रति। उन्होंने इस रिपोर्ट को सबसे पहले खारिज किया और कहा कि ई कॉमर्स कंपनियां जो हैं वो रिटेलर्स के जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं उनकी हिस्सेदारी खा रही हैं। साथ में उन्होंने ये कहा कि जब अमेजॉन जैसी कंपनियां ये कहती हैं कि वो भारत में $1 बिलियन का निवेश कर रही हैं तो वो हम पे कोई खास एहसान नहीं करती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये कंपनियां दरअसल अपने बैलेंस शीट में जो नुकसान है उसकी भरपाई के लिए ऐसा करती हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि अगर कोई कंपनी $1 बिलियन का नुकसान कर रही है भारत में तो ये सवाल उठना चाहिए कि क्या ये प्रीडेटरी प्राइसिंग की तरफ इशारा नहीं करता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि करीब भारत में 100 मिलियन से ज्यादा छोटे स्थानीय दुकानदार जो हैं वो उनमें से कई सारे बंद होने की कगार पे आ गए हैं। इस पे सवाल उठाना चाहिए। जो फार्मेसी कंपनियां हैं उन पे उन्होंने कहा कि वो एक ट्रस्ट पे निर्भर रहती हैं, जबकि जो ई फार्मेसी कंपनियां हैं उन पे कोई जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं है। इस पर भी उन्होंने कहा और उन्होंने कुछ बहुत ही स्ट्रांग शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्ट्रप्शन कॉज कर रही हैं ये जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं और उनके जो पूरे काम करने का तरीका है उस पर सवाल उठाया जाना चाहिए। तो रोहन के पास हम दोबारा लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज ई कॉमर्स कंपनियों की भूमिका पर पहले इंडिया फाउंडेशन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें ई कॉमर्स के योगदान पर बड़े बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन पीयूष गोयल इन दावों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो रोहन से जानते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। तो रोहन बताएं, ये जो पहले इंडिया फाउंडेशन ने रिपोर्ट निकाली है ई कॉमर्स पर, इसकी हाईलाइट्स क्या हैं? जी, ये रिपोर्ट मुख्य रूप से जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनका रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसके लिए उन्होंने बनाई गई थी। पहले इंडिया फाउंडेशन की तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट और उसमें जो बात कही गई उसके मुताबिक अगर एक ऑनलाइन कंपनी, अगर ई कॉमर्स कंपनी 9 रोजगार पैदा कर रही है तो एक रिटेलर इस वक्त या रिटेल वेंडर इस वक्त सिर्फ 6 रोजगार ही पैदा कर रहा है। करीब 50% ज्यादा रोजगार है ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियों में इस वक्त। जो जेंडर इशू है वहां पे भी जो ऑनलाइन कंपनियां हैं वो काफी बेहतर कर रही हैं। अगर ऑफलाइन स्पेस में अगर जितनी नौकरियां पैदा हो रही हैं महिलाओं के लिए, ऑनलाइन में उसके दोगुने नौकरियां पैदा हो रही हैं। साथ ही जो इसका जो असर है ई कॉमर्स कंपनियों का, उसका बहुत नेगेटिव असर नहीं हुआ है इस रिपोर्ट के मुताबिक ऑफलाइन या रिटेल पे। उन्होंने कहा है कि 2020 के बाद से सिर्फ 20% ऐसी दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं जो बंद हुए हैं। और साथ ही अभी भी जो छोटे दुकानदार हैं वो एक्सपेंशन की प्लान कर रहे हैं। लगभग हर चौथा दुकानदार, करीब 25% जो है, या तो वो अपने एग्जिस्टिंग दुकान को रेनोवेट कर रहे हैं या फिर नए स्टोर जो है वो खोलने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही स्तर पे वो बढ़ा है इस रिपोर्ट के मुताबिक। शुक्रिया रोहन इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बाजार की। निफ्टी बैंक एक्सपायरी पर बाजार में दायरे में कारोबार रहा। बाजार निचले स्तर से सुधर कर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 102 पॉइंट चढ़कर 80,905 पर, निफ्टी 71 पॉइंट चढ़कर 24,770 पर बंद हुआ। आज के बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी रही तो एफएमसीजी, फार्मा, मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। सबसे ज्यादा दबाव रियलिटी, पीएसयू बैंक, आईटी शेयरों में देखा
देखने को मिला। फार्मा की बड़ी कंपनियों में ज्यादा तेजी नहीं है, बल्कि फार्मा की छोटी कंपनियों में ज्यादा तेजी संभव है, ये कहना है मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान का। वहीं सीएनबीसी आवाज के साथ खास बातचीत में प्रकाश दीवान ने निवेश स्ट्रैटेजी पर भी चर्चा की। छोटी कंपनी जो मिड कैप कंपनीज हैं, वहां पे आप देख रहे हैं एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि जहां लो फ्लोटिंग स्टॉक है वहां प्राइस बहुत जल्दी बढ़ रहा है, तो एक फीलिंग ये आती है कि परफॉर्मेंस ड्रिवन है, जबकि अभी भी पी एक्सपेंशन का ही दौर चल रहा है। मुझे बहुत कम गिनी चुनी कंपनीज हैं जहां पे इस टाइप का मूव दिख रहा है। लेकिन आप ये देखिए, कुछ कंपनी जो हमने पहले डिस्कस की लेकिन जो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रही थी, वहां पे भी इतने अच्छे अच्छे मूव्स आ चुके हैं। तो हम लोग तो एक्चुअली कैश पे बैठे और चेष्टा यही है कि जहां जहां से निकलने की जगह बनती है वो निकले। जो लार्ज कैप कंपनीज का मैंने जिक्र किया, उससे मुझे अभी भी आईटीसी में मुझे नहीं लगता कि कोई इस टाइप का मूव आया है जो जस्टिफाई करे जो सेलियंस है उसको, और वो होटल बिजनेस के डीमर्जर जैसे जैसे नजदीक आएगा उसमें आपको लेगा। तो आईटीसी कैन गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ अपसाइड यहाँ से। और एल&टी देखिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, छोटी कंपनीज में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, लेकिन अगर आपको एल&टी जैसी कंपनी वहीं मिल गई है जहां पे पिछले 2 क्वार्टर पहले जो रिजल्ट्स में दिखाया था, तो आपको 3600 के लेवल पे अगर एल&टी दिख रहा है तो आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई जो बोलते हैं ना प्लेस टू हाइड में इस टाइप की कंपनीज ना हो। तो हम लोग थोड़ा सा झुकाव बड़ी कंपनीज की तरफ रख रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई हैं। वहीं एमसीएक्स पर दाम 72,000 के पार निकल गए हैं। क्या है वजह और कहां तक जा सकते हैं ये दाम, बताने के लिए मौजूद है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। तो मनीषा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सोना आखिर क्यों दौड़ रहा है और कहां तक जाएगा ये? अगर आप ऑल टाइम हाई देखें सोने में, तो वो हमने $2520 पर आउंस का यहाँ पर फिलहाल बनाया है। और हर बार जैसा कि होता है कि आप एक ऑल टाइम छूते हैं, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिलता है, तो आप एग्जैक्टली वो यहाँ पर देख रहे हैं। अगर इस साल की बात की तो इस साल की शुरुआत हुई थी $2050 पर आउंस से। फरवरी में हमने प्राइसेस 1992 तक जाते हुए देखे थे और वहां से ये एक तरफा तेजी है जो आपको 2520 तक लेकर आई है। तो एवरी रनअप के बाद एक करेक्शन जरूर आई है, लेकिन वो करेक्शन काफी शैलो रही है। बिग हैंड स्मॉल हैंड्स ने कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर मुनाफा वसूली नहीं की है। इसका मतलब ये है कि सोना अभी भी लोग काफी स्ट्रांगली पकड़े हुए हैं इस राय को लेकर कि आगे जाकर जो जियोपॉलिटिक्स है वो शायद बरकरार रहेगा। डी डॉलराइजेशन का जो थीम है वो भी सोने के लिए सपोर्टिव है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है, इन्वेस्टर्स और ज्वेलरी बाइंग हमने यहां पर पिक होते हुए देखी है। आगे जाकर सितंबर में रेट कटौती की एक्सपेक्टेशन है, वो ऑलरेडी प्राइसेस में फैक्टर इन हो चुकी है। और सिर्फ यूएस नहीं, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईसीबी सभी यहां पर रेट कटौती की बात कर रहे हैं, तो उसका फायदा ऑफ कोर्स सोने को मिलेगा। अब आगे जाने की जहां तक बात है तो वो बैंक ऑफ अमेरिका है, सिटी है, यूबीएस है, मैक्वायरी है, सबका ये मानना है कि आगे जाकर सोना भी और भी हाइज बना सकता है रादर। तो इस साल और अगले साल के अंत तक जिस तरह के व्यूज हैं वो ये बताते हैं कि $2500 से $3000 पर आउंस के लेवल्स आपको ऊपर में अब भी देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ राजनीतिक खबरों की तरफ रुख करते हैं। ठाणे के बदलापुर में 2 छोटी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण मामले में महाराष्ट्र की सियासत गर्म हो गई है। आज ठाणे के बदलापुर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। इससे पहले शिवसेना उद्धव गुट ने विरोध प्रदर्शन किया। उद्धव गुट के नेताओं ने सरकार को घेरा और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांगा। वहीं पुणे में एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। शरद गुट ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। शिक्षण खात्याने केलेली म्हणजे दुर्लक्ष किंवा पोलीस यंत्रणेने केलेलं दुर्लक्ष, या सगळ्या गोष्टीची पारदर्शकपणे इन्क्वायरी झाली पाहिजे। पण पोलिसांच्या बदल्या करून प्रश्न सुटणार नाही, ही नैतिक जबाबदारी गृहमंत्र्यांनी घेतली पाहिजे। आणि मला असं वाटतं की नैतिकतेच्या आधारावर या राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी या सगळ्या गोष्टीची जबाबदारी घ्यावी। न्याय मांगने के लिए जो लोग सड़क पर उतरे हैं, आप उनके खिलाफ आपराधिक मामले दायर करते हो। सबसे पहली बात है ये क्यों हुआ, जिस संस्था में हुआ ये संस्था किसकी है, आप ढूंढ लीजिए। अगर ये कोई कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई संस्था होती, हमारे साथ जुड़ी हुई संस्था होती, तो यही देवेंद्र जी
उनका पूरा महिला महामंडल लेकर वहां जाकर 24 घंटे अनशन पर बैठे। लोग इसलिए सड़क पर उतरे हैं क्योंकि पुलिस स्टेशन पर उनका अपराध दाखिल नहीं कर रहे थे, लोग FIR लॉन्च नहीं कर रहे थे, दबाव में थे पुलिस। किसका दबाव था पुलिस के ऊपर? जब इस प्रकार की घटना घटती है तो योगी राज में जो होता है बुलडोजर चलाते हैं, वैसे महाराष्ट्र में चलाने की कोशिश कुछ दिन पहले की, तो अपना बुलडोजर वहां क्यों नहीं गया? वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने आंदोलन और प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का गुस्सा समझ में आता है, लेकिन आंदोलन ऑन द स्पॉट हुआ तो लोग बैनर और पोस्टर लेकर कैसे पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि इतनी जल्दी पोस्टर कैसे छपे। उन्होंने दावा किया कि CCTV से साफ हुआ है कि आंदोलन के लिए गाड़ियों में भरकर भीड़ पहुंची है। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताया। आणि इतर ठिकाणून गाड्या भरून त्या ठिकाणी आंदोलनकर्ते आले होते आणि मंत्री महोदयांनी समजून त्यांच्या सगळ्या मागण्या या मागण्या होत्या त्या सगळ्या पूर्ण केल्या, तरी हटायचं काम नाव घेत नव्हते। याचा अर्थ त्यांना हे बदनाम करायचं होतं सरकारला आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर 8-9 तास रेल्वे रोकणं म्हणजे खरं म्हणजे देशाचं नुकसान आहे, रेल्वेच्या संपत्तीचं नुकसान आहे। आणि म्हणूनच हे अशा प्रकारचं एका छोट्या बच्चूचं राजकारण करायला खूप जागा आहे, त्याच्यामध्ये खूप इश्यूज आहेत, तिथे राजकारण केलं पाहिजे। या छोट्या बच्चूची दुर्दैवी जी घटना घडली त्याचं राजकारण करणं खरं म्हणजे ज्यांनी केलंय त्यांना लाज वाटली पाहिजे, शर्म वाटली पाहिजे। कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर बंगाल में एक्शन तेज हो गया है। आज कोलकाता हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई, जिसमें आरजी कार कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की जांच के लिए SIT कमेटी बनाई गई है। इसके साथ ही संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोलकाता पुलिस ने संदीप घोष को करप्शन केस में समन जारी किया है। आज उन्हें पुलिस के सामने पेश होना होगा और करप्शन केस में अपने बयान दर्ज कराने होंगे। संदीप घोष से CBI की पूछताछ लगातार छठे दिन भी जारी है। पिछले 5 दिन में घोष से 64 घंटे तक पूछताछ की गई है और सवालों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। इधर आरजी कार हॉस्पिटल में CISF के जवानों की तैनाती की जाएगी। रेप और मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय का भी आज पॉलीग्राफिक टेस्ट हो सकता है। आज दलित आदिवासियों के भारत बंद का मिला जुला असर दिखा। बंद का सबसे ज्यादा असर बिहार में दिखा। पटना समेत कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसको लेकर अलर्ट है। दरअसल कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने SC आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के ऑप्शन पर विचार करने की बात कही थी। इसी के खिलाफ आज भारत बंद है। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। कांग्रेस, TMC, सपा, बसपा, RJD समेत कई दलों ने बंद का समर्थन किया है। तो SC ST के आरक्षण में सब कैटेगरी के फैसले से क्या देश का सियासी समीकरण बदल सकता है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। तो चलिए, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड दौरे की। 2 दिन के पोलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री रहेंगे। आज वॉर्सा के निकलने से पहले प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया कि पोलैंड दौरे का यह वक्त खास है क्योंकि दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिश्तों के 70 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री पोलैंड के प्रेसिडेंट आंद्रेज डूडा और प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही वहां के भारतीय समुदाय के साथ एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 1969 में मोरारजी देसाई के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड जा रहा है और इस दौरे में आपसी रिश्तों के अलावा रणनीतिक और रक्षा सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर चर्चा होगी। 21 और 22 अगस्त को पोलैंड में रहने के बाद प्रधानमंत्री मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन की राजधानी कीव भी जाएंगे। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।